हो जाओ हेल्दी पी के काढ़ा। अंग्रेजी दवाओं को छोड़ो, अंग्रेजी दवाओं को फेंको, स्वदेशी को अपनाना। गिलोय से इम्यूनिटी को बढ़ाना। घर का खाना तुम खाना, गरम पानी पीना पिलाना। डोंट फॉरगेट च्यवनप्राश खाना। 2 गज दूरी रखना, सोशल डिस्टेंस रखना, दूर से राम राम करना। वैक्सीनेशन वाली हो तो ले लेना। हाथों को धोते रहना, मास्क उतरने ना देना भैया, मास्क उतरने ना देना। घर रह के चैन तोड़ना, घर रह के चैन तोड़ना, अफवाहों को डिलीट करना भैया, फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग रखना। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स है लेक्चर्स नंबर 24, जिसमें कि हम लोग देख रहे थे, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था स्ट्रिंग कैपेसिटेंस कैसे कैसे फॉर्म्स होता है, कितना तरह का कैपेसिटर फॉर्म्स होता है स्ट्रिंग में। तो पहला कैपेसिटर था सेल्फ कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस, और दूसरा क्या था, शंट कैपेसिटेंस। शंट कैपेसिटेंस मेटल पिन ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर और टावर के बीच में बनता है, लेकिन शंट का सेल्फ कैपेसिटेंस हमारा मेटल पिन और इंसुलेटर के बीच में बनता है। ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म ड्यू टू द शंट कैपेसिटेंस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि अगर केवल म्यूचुअल इम्पीडेंस या सेल्फ इम्पीडेंस हो तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस हर एक डिस्क के बीच सेम होता है, लेकिन शंट कैपेसिटेंस आने के कारण हमारा चार्जिंग करंट हर एक डिस्क में सेम नहीं होता है, और इसी चार्जिंग करंट सेम नहीं होने के कारण वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस ईच यूनिट या ईच सस्पेंशन डिस्क के पास यूनिफॉर्म नहीं होगा। यूनिफॉर्म डैट मीन्स कि इक्वल नहीं होगा। यह किसके कारण नहीं होगा? शंट कैपेसिटर प्रेजेंट इन द सिस्टम के कारण। नेक्स्ट है द चार्जिंग करंट थ्रू द वेरियस म्यूचुअल कैपेसिटर आर डिफरेंट। जितना भी हमारा डिस्क लगा हुआ था, हर एक डिस्क में चार्जिंग करंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस के कारण चार्जिंग करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है। उसके बाद है द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर हैज़ मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इट। एज वी मूव टुवार्ड्स द क्रॉस आर्म द वोल्टेज अक्रॉस ईच डिस्क गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब कि जो लाइन डिस्क रहेगा जो लाइन कंडक्टर के नज़दीक रहेगा वह डिस्क के पास मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा, और जैसे जैसे लाइन कंडक्टर के ऊपर हम लोग बढ़ते जाएंगे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कमते जाएगा, और जो डिस्क क्रॉस आर्म के नज़दीक रहेगा उस डिस्क का वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सबसे कम रहेगा। मतलब नीचे से ऊपर जाने में हमारा घटते क्रम में होगा, नीचे वाला ज़्यादा, उसके ऊपर कम, उसके ऊपर कम, और सबसे कम सबसे ऊपर वाला। ठीक है। ड्यू टू मैक्सिमम वोल्टेज ऑन द डिस्क नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर इट इज अंडर मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस। मतलब कि मैक्सिमम वोल्टेज होता है नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर में। लाइन कंडक्टर कहने का मतलब है कि यह जो हमारा डिस्क होगा, यह जो डिस्क है, डिस्क नियरेस्ट टू लाइन कंडक्टर, इसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो इस डिस्क पे सबसे जो लाइन कंडक्टर के नज़दीक होगा, इस डिस्क पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कहाँ होगा? लाइन यूनिट में। मतलब कि वह डिस्क जो डिस्क
लाइन कंडक्टर के नज़दीक है उसी के पास सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वोल्टेज स्ट्रेस होगा। नेक्स्ट है, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग वेयर DC देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट वुड बी सेम, इट इज़ बिकॉज द इंसुलेटर कैपेसिटेंस आर इनइफेक्टिव फॉर DC। देखो DC का पहले फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ध्यान देना, यह जो हमारा कैपेसिटेंस बन रहा है, यह कैपेसिटेंस बन रहा है, चाहे तो सेल्फ रहे या म्यूचुअल रहे, चाहे तो सेल्फ रहे या शंट रहे, जो भी हमारा कैपेसिटर बन रहा है, तो यह किसके लिए था, AC के लिए था, क्योंकि AC में फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज। तो जैसे ही XC निकालेंगे, XC बराबर 1/j⍵c, ठीक है, तो यहाँ XC का कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगा। लेकिन जैसे ही DC में आते हैं तो DC में F का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और XC का वैल्यू निकालेंगे तो 1/j2πf इंटू C, तो 1/0, तो XC का वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि ओपन सर्किट, इनफाइनाइट इम्पीडेंस कहने का मतलब क्या होगा, ओपन सर्किट। तो DC के केस में हमारा DC के केस में हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए DC के केस में हर एक यूनिट के पास यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन AC के केस में ऐसा नहीं होगा। वही पॉइंट लिखा गया है, इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग वेयर DC देन द वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट वुड बी सेम, ईच यूनिट वुड बी सेम, हर एक यूनिट के पास जो वोल्टेज रहेगा वह सेम रहेगा। इट इज़ बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, द इंसुलेटर कैपेसिटेंस आर इनइफेक्टिव फॉर DC, इंसुलेटर का जो कैपेसिटेंस होता है वह इनइफेक्टिव होता है किसके लिए, DC के लिए, ठीक है, क्योंकि DC में कैपेसिटर और इंडक्टर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। नेक्स्ट है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितना हम लोग बात देख चुके थे फिर से यहाँ रिपीट होगा, लेकिन यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर हम लोग इधर प्रीवियस में हम लोग केवल थ्योरेटिकल अप्रोच देखे थे, तो अब हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना है। तो क्या क्या है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग टू द स्ट्रिंग इफिशिएंसी के बारे में जानना है कि जो हम स्ट्रिंग लगाए हैं उसका इफिशिएंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो क्या है, द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द होल स्ट्रिंग टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डिस्क एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर इज नोन एज अ स्ट्रिंग इफिशिएंसी। मतलब कि अगर 3 डिस्क है तो 3 डिस्क का टोटल वोल्टेज V है और हर एक यूनिट का वोल्टेज V1 V2 V3 है, तो वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग मतलब टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, होल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, डेट मीन्स कि V n हो जाएगा नंबर ऑफ डिस्क इंटू वोल्टेज अक्रॉस डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर या लाइन कंडक्टर, n इंटू नंबर ऑफ डिस्क इंटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर, जो लाइन कंडक्टर के सबसे नज़दीक वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे n से बटा, और ऊपर में क्या होगा वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, टोटल वोल्टेज। सपोज डैट, आगे आते हैं कैलकुलेशंस में, अभी केवल फार्मूला देखिए, स्ट्रिंग इफिशिएंसी बराबर वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग बटा में n इंटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द लाइन कंडक्टर या कंडक्टर, वेयर n नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग। n को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ डिस्क इन द स्ट्रिंग, n में भी 2, n में भी 3, n में भी 4, 5, 6, जितना का भी स्ट्रिंग लगा हो उसका वैल्यू n में काउंट किया जाएगा, ठीक है। द यूनिफॉर्मिटी इन द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर द स्ट्रिंग ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर कॉल्ड स्ट्रिंग इफिशिएंसी। मतलब कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग इफिशिएंसी, यूनिफॉर्मिलिटी मतलब कि एक वोल्टेज अगर V1 V2 V3 एक दूसरे के कितना नज़दीक है, इसी को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग इफिशिएंसी। अगर 3 है तो V1 V2 V3, अगर 4 है तो V1 V2 V3 और V4। यह देखा जाता है कि हाउ द क्लोजेज रिलेशनशिप बिटवीन V1 V2 V3 V4 V5, जो जितना नज़दीक होगा उतना हमारा स्ट्रिंग इफिशिएंसी बेटर होगा। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन से बहुत सारी बातें आप लोगों को क्लियर होगी कि हाउ टू कैलकुलेट द स्ट्रिंग इफिशिएंसी ऑफ द गिवन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ठीक है।
अब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। तो यह 3 सस्पेंशन डिस्क का कॉन्फ़िगरेशन है, 3 सस्पेंशन डिस्क का, ठीक है। मतलब कि यह जो फिगर बना हुआ है इसमें नंबर ऑफ डिस्क कितना है, नंबर ऑफ डिस्क 3। तो सेल्फ कैपेसिटेंस यह म्यूचुअल है या सेल्फ, सी, यह C1 शंट, यह शंट हो गया, यह सेल्फ हो गया, ठीक है। यह लाइन कंडक्टर है, V3 V2 V1 हर एक डिस्क का हो गया। यह हमारा क्या हो जाएगा, टोटल V हमारा क्या हो गया, टोटल वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, ठीक है। और V1 V2 V3 हमारा क्या हो गया, सेल वोल्टेज। लाइन कंडक्टर के नज़दीक सबसे यह है, तो इसका वोल्टेज क्या है, V3 V2 V1, ठीक है। यह लाइन कंडक्टर इधर सेल, इधर शंट हो गया, C1 ऑल शंट कैपेसिटेंस आर सेम, C1 ऑल सेल्फ कैपेसिटेंस आर सेम, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है। सपोज डैट द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ ईच डिस्क इज C, सेल्फ कैपेसिटेंस प्रत्येक डिस्क का क्या है, C है। एंड शंट कैपेसिटेंस इज C1, एंड शंट कैपेसिटेंस क्या है, C1। लेट C1 बराबर KC, C1 K टाइम्स ग्रेटर देन C, K टाइम्स C के बराबर है। C1 किसके बराबर है, K टाइम्स C। C1 मतलब कि शंट कैपेसिटेंस बराबर C इंटू सेल्फ कैपेसिटेंस, ठीक है। लेट बी एज्यूम, एंड एज्यूम किया गया, माना गया C1 बराबर KC, C1 क्या है, शंट, और C क्या है, सेल्फ। दस द शंट कैपेसिटेंस इज K टाइम्स द म्यूचुअल कैपेसिटेंस, मतलब कि शंट कैपेसिटेंस K टाइम्स बड़ा है। K का वैल्यू हमें नहीं पता है, K का वैल्यू हम आगे देखेंगे कि कैसे फाइंड होता है, ठीक है। शंट कैपेसिटेंस K टाइम्स बड़ा है सेल्फ कैपेसिटेंस। फिर से सुनिए, शंट कैपेसिटेंस K टाइम्स बड़ा है सेल्फ कैपेसिटेंस के। द वोल्टेज अक्रॉस ईच यूनिट विल बी V1 V2 एंड V3, हर एक यूनिट का वोल्टेज V1 V2 V3 है, और टोटल वोल्टेज क्या है, V है। तो अब हमें इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो पहले यहाँ पर एक नोड माने A, यहाँ पर B, यहाँ पर C। अब टॉप एंड से ही स्टार्ट करेंगे, टॉप एंड से, ठीक है। क्रॉस आर्म से स्टार्ट करेंगे, नीचे की तरफ आते जाएंगे, हमारा फार्मूला ऑटोमेटिक जनरेट होते जाएगा, ठीक है। तो नाउ अप्लाई KCL एट नोड A, नोड A पे KCL अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो KCL अप्लाई करो, I2 इनकमिंग है, I2 इधर से गया ना, I1 प्लस स्मॉल I1। तो I2 बराबर I1 प्लस स्मॉल I1, यह I2 है। I2 किसके पास जा रहा है, ध्यान से देखो, I2 है हमारा V2 के पास, I1 किसके पास जा रहा है, V1 C, और यह I1 C1 में जा रहा है। अब देखो ध्यान से, यह टावर कहाँ लगा हुआ है, अर्थ पे, मतलब कि हर एक टावर के हर एक जगह अर्थ पोटेंशियल होगा, मतलब जीरो पोटेंशियल होगा। अब देखो यहाँ से तुम चलना चालू किए, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ चलो तो E मिला, और यहाँ से यहाँ चलो तो E मिला। कॉमन पोटेंशियल ये है, मतलब कि यहाँ से यहाँ का वोल्टेज और यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, जिसको इस वे में ऐसे बना सकते हो। देखो A यहाँ दे दो और E यहाँ दे दो। अब A से E के पास चलना है, तो चलो बीच रास्ते में एक मिला, फिर से A से E के पास चलना है, तो फिर से एक मिला। ये भी E है, ये भी A है, तो ये भी C है, यह C1 है, ठीक है। तो C1 का वोल्टेज कितना है बच्चा, C1 का वोल्टेज कितना है, V1 है, C1 का वोल्टेज V1। तो जब यह पैरेलल है तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका भी वोल्टेज V1 होगा। अब समझ में आया, देखो ना, पैरेलल पाथ, यहाँ से चलना चालू किए तो E पे आए, कॉमन आया। अब यही E यहाँ भी है ना, क्रॉस आर्म, तो सबका पोटेंशियल सेम है, तो यह E है, तो यहाँ से चलना चालू किए तो E ही मिला, मतलब कि A कॉमन हो गया, E कॉमन हो गया, A कॉमन हो गया, E कॉमन हो गया। डैट मीन्स C1 और C बोथ आर पैरेलल, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है। तो अब इसको हम लोग कैसे आए, I2 बराबर V2 ओमेगा C कैसे लिखें। तो ध्यान दो, I2 बराबर V2 ओमेगा C कैसे लिखें। यह वैसे बच्चों के लिए बता रहे हैं जिनका नेटवर्क एकदम जीरो है, जिनका नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा है, उनको यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो रही होगी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो I2 बराबर I1 प्लस स्मॉल I1, इसमें तो किसी को डाउट नहीं। अगर इसमें डाउट है
तो तुमको फिर से नेटवर्क देखना पड़ेगा, KCL KVL देखना पड़ेगा। ठीक है, अब I2 बराबर V2 ओमेगा C कहाँ है? I2 कहाँ फ्लो कर रहा है? कैपेसिटर C में, सेल्फ में, यह I2 जा रहा है। इस कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है? V2। तो हम लोग जानते हैं V2 बराबर क्या होगा? I इंटू जेड होगा। अब V2 बराबर I, जेड बराबर क्या होगा? 1/XC हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि कैपेसिटेंस है, इसका वैल्यू XC निकालोगे तो XC होगा। क्लियर है? ठीक है, अब XC बराबर क्या होता है? जेड हम कर दो, यहाँ पर XC कर दो। अब XC बराबर क्या हो जाएगा? 1/jωC होगा। तो जेड बराबर XC हो गया और XC बराबर क्या हो जाएगा? V2 बराबर I इंटू 1/jωC। तो यहाँ से I बराबर क्या लिख सकते हैं? V2jωC लिखा जा सकता है। क्लियर है? किसी को डाउट है ये वाला? अगर डाउट है तो इसको लिख लो। ठीक है, तो I2, यही ना I2 है, तो I2 बराबर क्या हो गया? V2jωC। क्लियर है? I2 बराबर V2jωC में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। I2 बराबर V2jωC। अब क्या निकालना है? आ गया V2jωC। jωC सब J नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, J तो सब में से कट जाएगा। ठीक है, अब I1 निकालते हैं। तो I1 कहाँ फ्लो कर रहा है? C में। फिर से देखो, एक बार और बता देते हैं, I1 C में जा रहा है, यह हमारा I1 है, यहाँ का वोल्टेज V1 है। अब निकालना क्या है? I1 का वैल्यू। तो I1 का वैल्यू निकालो, तो V बराबर I इंटू जेड बराबर I इंटू XC लिख सकते हैं। तो V, यह V1 हो गया, I1 XC, तो V1 I1 XC बराबर क्या होगा? jωC, 1/jωC। अब I1 बराबर क्या हो जाएगा? V1jωC आ गया, V1jωC। जे तो कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो उसको लिखे ही नहीं। ठीक है, यह हो गया। देख लो, जिसको डाउट हो रहा है वो देख लो, क्योंकि यह बेसिक है। यहाँ पर अगर फंसोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उधर देख लो। अब आ रहा है स्मॉल I1 का निकालना है। क्लियर है? स्मॉल I1 का, तो स्मॉल I1 के लिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। यह काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, एक 30 मिनट के लेक्चर्स में कंप्लीट भी नहीं होगा। अब हम लोग क्या निकालते हैं? I1 के लिए। तो I1 कहाँ जा रहा है? C1 में। तो ध्यान से देखो, C1, यह C1, इसमें क्या जा रहा है? I1। इसका वोल्टेज कितना है? इसका वोल्टेज बच्चा बता दो। चूँकि यह पैरेलल पाथ है तो इसका भी वोल्टेज क्या होगा? V1, और इसका भी वोल्टेज V1। यह पैरेलल इसके है तो V1 हो गया। तो यहाँ V1 हो गया। अब निकाल दो, V1 बराबर स्मॉल I1 जेड या XC लिखते हैं। ठीक है, XC1 लिखते हैं क्योंकि C1 है। तो V1 बराबर स्मॉल I1 XC बराबर 1/jωC1। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा? V1jωC1। जे तो सबसे कैंसिल हो गया, तो फिर से क्या लिख दिया? V1ωC1। तो V1ωC1। क्लियर है फंडा? किसी को कोई डाउट नहीं? डाउट नहीं होना चाहिए, यह सब बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो, अब क्या किया गया कि यहाँ पर क्या लेट एज्यूम किया गया है? C1 बराबर K टाइम्स C है। तो यहाँ पर बच्चा C1 के जगह K टाइम्स C सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो K टाइम्स C आ गया। बाकी सेम ω/C कैंसिल आउट, बचा क्या? V2 बचा, V1 बचा, V1K बचा ना। देखो V2 बराबर V1 प्लस V1K, यहाँ से V1 कॉमन ले लेंगे तो V2 बराबर V1 1 + K आ गया। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट भी मान सकते हैं या ऐसे भी छोड़ दो। ठीक है, आ गया। अब हमें कहाँ जाना है? अगेन अप्लाइंग KCL एट नोड B। यहाँ तक आ गया? क्लियर है? अब देखो जरा नोड B पे भी ध्यान से देखना, नोड B पे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है बच्चों को। अब नोड B पे देखो, नाउ अप्लाइंग KCL एट नोड B।
अप्लाई कर दो छोटू, अप्लाई करो बच्चा, अप्लाई करो। तो क्या लिखोगे, नोट बी पे I3 बराबर I2 प्लस I2, I3 बराबर I2 प्लस स्मॉल I2 हो गया। अब I3 बराबर क्या लिख सकते हो बता दो, I3 C में है तो लिख सकते हैं V3 ओमेगा C। I2 बराबर क्या लिख सकते हो V2, I2 बराबर क्या लिख सकते हो V2 ओमेगा C। अब स्मॉल I2 बराबर क्या लिखोगे, यह I2 बराबर, ध्यान से देखो यहाँ पर एक फिगर बना रहे हैं। फिर से B से तुम चलना चालू करो, B से चलना चालू करो टावर के पास, तो V2 और V1 का वोल्टेज हो गया। और यह B से चलना चालू करो यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ चले तो वोल्टेज कितना V2 V1, तो यहाँ से यहाँ चले तो वोल्टेज कितना होना चाहिए V2 प्लस V1। क्यों होगा, क्योंकि पैरेलल पाथ होगा। देखो फिर से देखो, B है और E अर्थ पोटेंशियल है, B से अर्थ पे चलना चालू किए तो एक बार हमें मिला यह C और एक बार मिला यह C, यह दोनों का वोल्टेज कितना है V1, यहाँ V2, V1 V2। अब फिर B से चलना चालू किए तो हमें कौन मिला, केवल एक C मिला, यह C है एक C1 मिला, तो यह दोनों पैरेलल हो गया, तो इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। देखो ना एकदम इजी कंसेप्ट है। यहाँ से तुम चलना चालू करो ना, कॉमन पोटेंशियल कंसेप्ट याद रखना। यहाँ से चलना चालू किए E, यही E ना ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गए E, एक पोटेंशियल, यहाँ पर तुम देखो एक पोटेंशियल कॉमन, यहाँ पर भी एक पोटेंशियल कॉमन, दोनों कॉमन, तो दोनों कॉमन, दोनों नोड, दोनों पोटेंशियल टर्मिनल कॉमन, तो पैरेलल पाथ। ठीक है, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए I2, यही I2 निकालना है, तो I2 का वोल्टेज क्या है V1 प्लस V2। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें I2 जा रहा है किस में, C1 में, और इसका वोल्टेज क्या है V1 प्लस V2, तो निकाल दो I2 का वैल्यू। V1 प्लस V2 बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू जेड, तो स्मॉल I2 इंटू जेड, तो स्मॉल I2 इंटू XC, तो स्मॉल I2 इंटू ओमेगा C1, तो V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1 बराबर क्या हो जाएगा I2। देख लो, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम तोड़ कर बता दे रहे हैं। अगर यहाँ के बाद भी डाउट होगा बच्चा, मतलब कि तुम्हारा नेटवर्क जीरो है, तुम्हारा नेटवर्क जीरो है। अगर इसके बाद डाउट हो रहा है तो यह क्लियरली इंडिकेशंस करेगा कि आपको नेटवर्क एनालिसिस में प्रॉब्लम है। जब तक नेटवर्क एनालिसिस सही नहीं करोगे, इस तरह के प्रॉब्लम को या इस तरह के एक्सप्रेशंस को नहीं कर पाओ। क्लियर है? तो देखो, अब I2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, I2 बराबर क्या आ जाएगा, I2 बराबर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 ओमेगा C1। आ गया, आ गया ना। अब यहाँ से V3 ओमेगा C V2 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2 ओमेगा C1 बराबर क्या माना गया है, KC, तो KC सब्स्टिट्यूट कर दिए। C1 बराबर, यहाँ देखो C1 बराबर KC, तो यहाँ KC सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब क्या हो जाएगा, V3 ओमेगा C V2 ओमेगा C, इसको तोड़ दो, V1 ओमेगा KC V2 ओमेगा KC हो गया। अब देखो कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या क्या टर्म कैंसिल आउट होगा, देखो ओमेगा C ओमेगा C ओमेगा C ओमेगा C ओमेगा C ओमेगा C, बचा क्या, बचा क्या रे छोटू, देख लो, V3 V2 V1 के V2 के, यह आ गया। अब यहाँ से V3 बराबर V2 का वैल्यू क्या है, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, V2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या पहले कॉमन ले लो। V2 यहाँ से कॉमन ले लो, 1 प्लस के प्लस V1 के हो गया। अब V3 बराबर यहाँ से V2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, V1 1 प्लस के
प्लस V1K हो गया। यहाँ से सब्स्टिट्यूट किए V2 का वैल्यू, देखो V2 का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिए कहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा V2 बराबर V1 1 प्लस के E1 प्लस के एज इट इज़ प्लस V1K। ठीक है, अब यहाँ से तुम आगे एक्सप्रेशन निकालना, इसको मिटाते हैं, अब इधर का काम नहीं है। इधर का काम नहीं है, तो यहाँ से तुमको एक्सप्रेशंस निकालोगे तो लिख सकते हो V3 बराबर V1 1 प्लस के प्लस के, यह हो गया। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, V3 बराबर V1 a प्लस बी 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस k, यही होगा ना। ठीक है, तो V3 बराबर क्या लिख सकते हैं, V1 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 3k। ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 3k, यह हमारा किसका आ गया, V3 का वैल्यू। अब देखो V3 का वैल्यू V1 के टर्म में, V2 का वैल्यू V1 के टर्म में, V3 का वैल्यू V1 के टर्म में, V2 का वैल्यू V1 के टर्म में। मतलब कि अगर हमें K का वैल्यू पता हो जाए, यह K का वैल्यू, तो V1 भी पता चल जाएगा, V1 पता चलेगा, V1 पता चलेगा तो V2 पता चल जाएगा, और V1 पता चलेगा तो V3 पता चल जाएगा। मतलब कि ऑल डाटा हमें यहाँ से पता चल गया, केवल किसको फाइंड करना है, V3 को फाइंड करना है, K को फाइंड करना है। तो देखते हैं अब आगे कैसे कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, लेक्चर्स काफ़ी बड़ा हो जाएगा बाबू, अभी यहाँ पर इस लेक्चर्स को हम स्टॉप कर रहे हैं V3 पर यहाँ तक। ठीक है, इसके अगले लेक्चर्स में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, नहीं तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है, आप बातों को समझना सीखो। ठीक है ना, नेटवर्क एनालिसिस है केवल, हमेशा टॉप से स्टार्ट करेंगे और सेकेंड पॉइंट पर ही आएंगे तो हमारा सॉल्यूशंस आ जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। आई होप आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि कैसे कैसे इसका डेरिवेशंस आया। यहाँ तक जिसको समझ गए, इसके बाद केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, कुछ नहीं है, यहीं तक केवल दिमाग लगाना है। और दिमाग भी ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे को डाउट होता है यह कि यह पॉइंट यह पैरेलल कैसे हुआ, यह इसके और इसके पैरेलल कैसे हुआ, तो इसको डाउट नहीं रखना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर्स में।